हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस। और पॉलिटी एंड गवर्नेंस के साथ साथ क्योंकि मामला अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पहुंच चुका है, साथ ही साथ क्योंकि मैटर हमारे डिफेंस फोर्सेस पर्सनल से रिलेटेड है, एक ऐसा इंटरेस्टिंग नेशनल सिक्योरिटी इशू जो बहुत सारी लार्ज नंबर्स में, खासतौर से हमारे जो रिटायर्ड डिफेंस फोर्सेस पर्सनल हैं, उनकी लाइफ को टच करता है। 2014-15 से कई बार एजिटेशंस भी हुए, लगातार न्यूज में बना रहा और फाइनली गवर्नमेंट ने जिसको कहा जाता है वन रैंक वन पेंशन स्कीम को रोल आउट किया नवंबर 7, 2015 से। किसी भी लेक्चर, किसी भी वीडियो के रिसोर्सेज के लिए डिस्क्रिप्शन सेक्शन, पहला लिंक इंग्लिश, दूसरा लिंक हिंदी, इसके साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वेडनेसडे को बड़ा लैंडमार्क जजमेंट दिया। उसमें कहा कि वन रैंक वन पेंशन की जो स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 7 नवंबर 2015 को रोल आउट की, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की किसी तरह की कोई कमी या कॉन्स्टिट्यूशनल इनफॉर्मिटी दिखाई नहीं देती। जो स्कीम है जिसको वन रैंक वन पेंशन कहा जाता है, यह हमारे जो एक्स सर्विस पर्सनल है, मतलब हमारी आर्म फोर्सेस है या हमारी फौज से जो लोग रिटायर हो जाते हैं, उनके बाद उनकी पेंशन किस तरीके से गवर्न होगी, उससे रिलेटेड बड़ा कंटेंशियस इशू है, लगातार बना हुआ है पिछले 4-5 डिकेड से, 4-5 दशक से। स्कीम को नोटिफाई किया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने नवंबर 7, 2015। उसके बाद इसको चैलेंज किया इंडियन एक्स सर्विस मूवमेंट, जो एक एसोसिएशन है जो हमारे रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल हैं उनकी। अब थोड़ा टेक्निकल डिटेल में समझते हैं क्यों इतना कंटेंशियस इशू बना हुआ है, और सिर्फ कुछ सालों से नहीं लेकिन कई डिकेड से, कई दशकों से। क्या है एक्चुअली वन रैंक वन पेंशन स्कीम और क्या इसके कॉम्प्लिकेशंस है जिसकी वजह से इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू बन गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहले इसको लागू नहीं कर पाई, उसके बाद जब लागू भी किया गया तो अभी भी इसको डिफरेंट कोर्ट्स में चैलेंज किया जा रहा है। सिंपल टर्म्स में आप देखें, अगर आप इसको ब्रेक डाउन करें, वन रैंक वन पेंशन, सिंपल इंग्लिश सिंपल हिंदी में अगर आप सोचें, मतलब एक कोई रैंक है, सेम रैंक की सेम ही पेंशन होनी चाहिए। इसका मतलब दो मिलिट्री पर्सनल अगर वो सेम रैंक में रिटायर होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसके साथ साथ उनके नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस भी सेम होते हैं, तो उसके बाद उनकी जो पेंशन है लगातार एक जितनी, एक जैसी ही मिलनी चाहिए। इन प्रिंसिपल मुझे लगता है कोई भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएग्री नहीं करेगा। बड़ा ऑब्वियस सी बात दिखाई देती है कि इसमें बड़ी बात क्या है। जाहिर सी बात है, अगर आप सेम रैंक पे, मान लीजिए आप लेफ्टिनेंट पे रिटायर हुए हैं, आप कर्नल पे रिटायर हुए हैं, आप मेजर पे रिटायर हुए हैं, आप ब्रिगेडियर पे रिटायर हुए हैं, आप लेफ्टिनेंट जनरल पे रिटायर हुए हैं, आप मेजर जनरल पे रिटायर हुए हैं, आप जनरल पे रिटायर हुए हैं, तो उसके बाद दो अगर मेजर हैं, सेम लेंथ ऑफ सर्विस है, सेम रैंक से रिटायर हुए हैं, तो दोनों का पेंशन सेम होना चाहिए। सिमिलरली अगर दो आर्म फोर्सेस हमारे कर्नल हैं, अगर सेम लेंथ ऑफ सर्विस है, क्योंकि सेम रैंक से रिटायर हुए हैं, तो ऑब्वियसली बात है दोनों का पेंशन सेम होना चाहिए। लेकिन मिलिट्री पर्सनल के मामले में इक्वेशन, सिचुएशन और कहानी इतनी सीधी नहीं है, क्योंकि मिलिट्री पर्सनल के मामले में अगर दो फौजी या दो मिलिट्री पर्सनल सेम रैंक पे, सेम लेंथ ऑफ सर्विस पे भी रिटायर होते हैं, तो भी हो सकता है उनको जो पेंशन मिले अलग अलग हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, अगर सेम रैंक है और नंबर ऑफ ईयर्स उन्होंने सेम दिए हैं सर्विसेज को, सेम लेंथ ऑफ सर्विस है, तो फिर अलग अलग पेंशन क्यों। समझिए, जो मिलिट्री पर्सनल हैं तीनों सर्विसेज में, मतलब आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, इनको दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एक ऑफिसर्स और दूसरा अदर रैंक्स। जो अदर रैंक्स हैं वो जनरली एज सोल्जर रिक्रूट किए जाते हैं, और उसके बाद उनकी जो एज ऑफ रिटायरमेंट है वो रफली कितनी होती होगी, 60 ईयर्स जैसे सभी की होती है? नहीं। और यही मेजर इशू है इस पूरे मामले में। जो अदर रैंक्स हैं, मतलब ऑफिसर्स के अलावा जिनको सोल्जर्स की तरह रिक्रूट किया जाता है, तो हमारी आर्म्ड फोर्सेस यंग रहें, डायनामिक रहें, केपेबल रहें, फिजिकली फिट रहें, केपेबल रहें, उसके लिए उनका जो रिटायरमेंट एज है वो फिक्स किया है 35 ईयर्स। बाकी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, कोई भी डिपार्टमेंट आप ले लीजिए, आप आईएएस ले लीजिए, आप आईपीएस ले लीजिए, आप क्लर्क ले लीजिए, आप सिविल सर्विसेज ले लीजिए, एजुकेशन ले लीजिए, हेल्थ ले लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन ले लीजिए, शिपिंग ले लीजिए, कोई भी डिपार्टमेंट कब रिटायर होगा?
60 years, 62 years, 58 years, डिपेंडिंग अपॉन द पॉलिसी एट दैट पॉइंट इन टाइम। तो इसका मतलब ऑफिसर्स का रिटायरमेंट और बाकी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनका रिटायरमेंट तो ऑलमोस्ट 60 इयर्स पे है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो सोल्जर्स हैं, क्योंकि 35 इयर्स के बाद वो कैरी ऑन नहीं कर सकते, वो रिटायर हो जाते हैं, तो इस वजह से ऐसा होता है कि मान लीजिए मैंने 35 इयर्स की एज पर रिटायरमेंट ले लिया, तो आगे आने वाले जो पे कमीशंस होंगे उन पे कमीशंस का फायदा शायद मुझे ना मिले मेरी पेंशन में। और क्योंकि पेंशंस आपकी जो लास्ट ड्रॉन सैलरी है, कि लास्ट सैलरी आपको कितनी मिली थी उसका 40%, 50%, 60% जो भी गवर्नमेंट का रूल हो, वो आपको पेंशन मिलती है। तो मान लीजिए कोई कर्नल की रैंक से रिटायर हुआ, लेट्स से इन द ईयर 2000, और दूसरा व्यक्ति रिटायर हुआ कर्नल की रैंक से लेट्स से 2022। दोनों अलग अलग 22 साल का गैप, सेम रैंक, और मान लीजिए दोनों रफली 20 साल की सर्विस पुट इन करने के बाद रिटायर हुए। रैंक सेम हुई, लेंथ ऑफ सर्विस सेम हुई, लेकिन क्योंकि एक 2000 में रिटायर हो गए हैं, दूसरे अभी 2022 में रिटायर हुए हैं, 2022 को हो सकता है 7th पे कमीशन, 6th पे कमीशन, 5th पे कमीशन, कई और नए पे कमीशन का फायदा मिल गया हो अपनी लास्ट ड्रॉन सैलरी में। तो लास्ट ड्रॉन सैलरी क्योंकि आपकी कहीं ज्यादा हाई होगी कंपेयर टू ए कर्नल हु गॉट रिटायर्ड इन द ईयर 2000, तो आपकी जो पेंशन होगी वो भी जो सन 2000 में जो कर्नल रिटायर हुए हैं उनकी पेंशन से कहीं ज्यादा पेंशन आपको मिलेगी। यही है मेन इशू वन रैंक वन पेंशन की डिस्पैरिटी का, क्योंकि आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरीज अलग होंगी डिफरेंट ईयर्स ऑफ रिटायरमेंट की वजह से। तो जो पहले रिटायर हो गया उसको सब्सिक्वेंट पे कमीशंस का शायद पूरा बेनिफिट ना मिल पाए, आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी कम थी, इसकी वजह से आपको उतनी पेंशन नहीं मिल पाएगी जितनी अगर फ्यूचर में कोई रिटायर होता है जिसको और नई पे कमीशंस का भी बेनिफिट मिल जाए, जिसकी लास्ट ड्रॉन सैलरी ज्यादा हो, जिसके ऊपर ही आपकी पेंशन बेस्ड है। इसका मतलब जो एज है जब जो हमारी मिलिट्री के ऑफिसर्स हैं वो रिटायर होते हैं, ये उनकी रैंक पे डिपेंड करता है। और आपकी रैंक अगर लोअर है, मतलब अदर्स में है, तो आप जल्दी रिटायर होते हैं, 35 इयर्स पे रिटायर हो जाते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी ही नहीं, थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे जाते हैं। 1950 से ये इशू स्टार्ट हुआ। आपको विश्वास नहीं होगा कि 1950 से इशू चलता रहा और 2015 में फाइनली हमने कुछ रोल आउट किया, जिसको भी आज चैलेंज किया जा रहा है। बट द गुड न्यूज इज की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड ठहराया है। 1950 से 1973 तक एक कॉन्सेप्ट रहा जिसको कहा गया स्टैंडर्ड रेट ऑफ पेंशन, जो एक्चुअली अभी 2015 में हमने वन रैंक वन पेंशन का कॉन्सेप्ट रोल आउट किया है, ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस पे ही रहा। फिर 1974 में जब थर्ड पे कमीशन लगा तो कुछ चेंजेस किए गए कि क्या वेटेज होना चाहिए या आपके जो एडिशनल ईयर्स ऑफ सर्विस हैं उनको कैसे काउंट किया जाना चाहिए, खासतौर से आपकी पेंशंस को लेके। तो 1974 में पहला चेंज थर्ड पे कमीशन। फिर 1986 फोर्थ पे कमीशन लगा, उसमें कुछ और चेंजेस लाए गए और अल्टीमेटली धीरे धीरे इन चेंजेस की वजह से हुआ ऐसा कि जो बेनिफिट्स थे सब्सिक्वेंट पे कमीशंस के, मतलब नए जो पे कमीशंस लगते जा रहे थे, उनके बेनिफिट्स उन लोगों को मिलना बंद हो गए जो इन पे कमीशंस के लगने से पहले ही रिटायर्ड हो गए। और इसकी वजह से जो पेंशंस थी अब अलग अलग होने लगी कि आप चाहे सेम रैंक पे रिटायर हुए हो, सेम लेंथ ऑफ सर्विस या सेम ईयर्स ऑफ सर्विस हो, लेकिन अगर आप अलग अलग सालों में रिटायर हुए हैं, आप मान लीजिए 1980 में रिटायर हुए हैं, कोई 1990 में रिटायर हुआ है, कोई 2000 में रिटायर हुआ है, सेम रैंक मान लीजिए मेजर रैंक पे, लेकिन सेम लेंथ ऑफ सर्विस होने के बावजूद भी अलग अलग पेंशन, क्योंकि जो नई पे कमीशन हैं उनका बेनिफिट नहीं मिल पाया जो लोग पहले रिटायर हो गए। और इसी वजह से ये जो डिमांड है वन रैंक वन पेंशन, ये डिमांड एक्स सर्विसमैन शुरुआत से ही उठाते रहे हैं कि ये जो डिस्क्रेपेंसी है, ये जो इशू है, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसल्टेशन के थ्रू, रोबस्ट मेजर्स ला के थ्रू इसको ठीक करे, इसको सॉर्ट आउट करे। और पिछले कई डिकेड्स में कई कमिटीज इसके लिए बनाई गई। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट रही 1983 में ब्रिगेडियर केपी सिंह देव कमिटी, और उन्होंने एक सिस्टम रेकमेंड किया जो कि 1950 से 1973 तक
जो स्टैंडर्ड रेट ऑफ पेंशन सिस्टम हुआ करता था, जो सिमिलरली वन रैंक वन पेंशन टाइप हुआ करता था, उसको लागू करने के लिए रिकमेंडेशन ब्रिगेडियर केपी देव कमेटी ऑफ 1983 ने सजेस्ट किया। इसके अलावा जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस है, उन्होंने भी सिमिलर लाइंस पे लाइक ब्रिगेडियर केपी देव कमेटी की रिकमेंडेशंस की तर्ज पर ही सजेस्ट किया कि 1950 से 73 तक जो स्टैंडर्ड रेट ऑफ पेंशन का सिस्टम था उसको फिर से लागू किया जाए। इसके बाद जो करंट गवर्नमेंट है, इन्होंने 7 नवंबर 2015 से जो अभी करंट फॉर्मेट है वन रैंक वन पेंशन स्कीम का, उसको लागू किया, इसको नोटिफाई किया और इसको अप्लाई किया जुलाई 1 2014 से। कई सारे रीजंस हैं कि सोल्जर्स को पहले क्यों रिटायर किया जाता है, और जैसा हमने कहा कि मेन रीजन है ताकि हमारी कंट्री की जो मिलिट्री है वो यंग रह सके, क्योंकि आपको हाई ऑल्टीट्यूड्स पे वर्क करना होगा, आपको मिलिट्री गियर कैरी करना होगा, आपकी फिजिकल फिटनेस, आपकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है एक फाइटिंग फिट केपेबल मिलिट्री मेंटेन करने के लिए। इस बात को भी आर्ग्यू किया गया कि जो रिटायरमेंट है ये अपने आप में एक एडवर्स एलिमेंट नहीं बन जाना चाहिए एक सोल्जर की पेंशन के लिए, और उसकी उसमें कोई गलती नहीं है कि वो पहले रिटायर हो गया, तो फिर उसको इस बात के लिए पेनलाइज क्यों किया जा रहा है। दूसरा बड़ा क्वेश्चन कि अगर आप वन रैंक वन पेंशन मान लीजिए लागू भी करना चाहें इन लेटर इन स्पिरिट, तो फाइनेंस मतलब कितना बड़ा अमाउंट इसमें इन्वॉल्व है वो भी एक मेजर इशू बना रहा डिफरेंट गवर्नमेंट्स के सामने। जैसे जो 2013 से 15 की डिफरेंट एजिटेशंस हुए, प्रोटेस्ट हुई, जिसके बाद 2015 का वन रैंक वन पेंशन को लागू किया गया, उसके दौरान जो स्टडीज कैरी आउट की गई, एनालिसिस कैरी आउट किया गया, कई बार यह भी कहा गया कि वन रैंक वन पेंशन को इतने बड़े स्केल पे रोल आउट करना फाइनेंशियली अनसस्टेनेबल है, अनवायबल है फॉर ए कंट्री लाइक इंडिया, क्योंकि हमारे जो सोल्जर्स हैं वो जल्दी रिटायर हो जाते हैं। मान ली 35 इयर्स की एज में आप रिटायर हो गए, लेकिन फिर आप लाइफ लॉन्ग पेंशन एंजॉय करते हैं। मतलब हो सकता है आपकी पेंशन शुरुआत में कम हो क्योंकि आप सिर्फ 35 इयर्स में रिटायर हो गए, लेकिन जो नंबर ऑफ इयर्स आप पेंशन एंजॉय करते हैं वो कहीं ज्यादा लंबा है बाकी दूसरे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के मुकाबले। और जो डिफेंस मिनिस्ट्री का पेंशन बजट है वो पहले से ही बहुत बड़ा है, और अगर हम इसको और बढ़ाना चाहेंगे तो इसकी वजह से हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ जाएंगे, लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब वो पैसा जिससे आप नया इक्विपमेंट खरीद सकें, मॉडर्नाइज कर सकें, कुछ नया एसेट क्रिएट कर सकें मिलिट्री के लिए, वो पैसा आपके पास बहुत थोड़ा सा बच जाएगा। तो इससे हमारी मिलिट्री के मॉडर्नाइजेशन के लिए या उनकी प्रिपेयर्डनेस के लिए हमारे पास फंड्स शायद बहुत ही लिमिटेड अवेलेबल हों। जो पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी है ऑन डिफेंस रिपोर्ट, उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा सबमिट किया, रिपोर्ट किया। उनके हिसाब से आर्म्ड फोर्सेस में कितने पेंशनर्स होंगे अप्रैल 1 2021 को? रफली 26,79,645 आर्म्ड फोर्सेस पेंशनर्स हैं कंट्री में एज ऑफ अप्रैल 1 2021। जो टोटल डिफेंस पेंशनर्स हैं वो रफली 32.9 लाख हैं, लेकिन उसमें से 6.14 लाख डिफेंस सिविलियन पेंशनर्स हैं। मतलब उनको पूरा 60 इयर्स कंप्लीट करने दिया जाता है। और इसकी वजह से क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ पेंशनर्स हैं, जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पेंशंस पे वो 2019-20 में 1.18 लाख करोड़, जो बढ़ के 2020-21 में 1.28 लाख करोड़, और अभी जनवरी 2022 तक ये ऑलरेडी रफली 94,860 करोड़ पहुंच गया है। डिफेंस मिनिस्ट्री का जो पेंशन टू बजट रेशियो है कि आपका टोटल बजट है उसमें से कितना परसेंटेज आप पेंशन के तौर पे खर्च करते हैं, वो जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या स्टेट गवर्नमेंट्स की उसमें सबसे ज्यादा है। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास जितना पैसा अवेलेबल है उसमें से सबसे ज्यादा पैसा बाकी डिपार्टमेंट्स के मुकाबले पेंशन में एज ए परसेंटेज या एज ए रेशियो ऑफ द एंटायर बजट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को खर्च करना पड़ता है, देना पड़ता है। जो टोटल डिफेंस बजट है हमारा उसका 1/5 से भी ज्यादा, मतलब ऑलमोस्ट उसका 20% से भी ज्यादा पैसा है वो सिर्फ पेंशंस में हमारा चला जाता है। इसके अलावा जो रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल है उनका जो ओवरऑल पेंशंस हैं, जितने भी डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उसमें सबसे ज्यादा पेंशन पे अगर पैसा खर्च करती है सरकार तो वो हमारे रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल पे। इसके अलावा
एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल इश्यूज भी इसमें इन्वॉल्व हैं। मतलब फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसके अलावा अर्ली रिटायरमेंट एक दूसरा बड़ा कॉम्प्लिकेशन है इस पूरे पजल में। ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर श्री मनोहर पर्रिकर जी जब डिफेंस मिनिस्टर रहे तो उन्होंने एस्टिमेट किया कि जो पुराने पास्ट हैं अगर उनको हमें क्लियर करना है तो सिर्फ उसके लिए हमें 83,000 करोड़ से ज्यादा की जरूरत पड़ेगी। और जब भी एक नई पे कमीशन लागू होगी जिसका बेनिफिट हम वन रैंक वन पेंशन के थ्रू जो पहले रिटायर हो चुके हैं वहां तक पहुंचाना चाहेंगे तो उसकी वजह से भी हर नई पे कमीशन के साथ एक बहुत बड़ा सम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लाना पड़ेगा इस डिमांड को पूरी करने के लिए। तो यह रही स्टोरी, क्या है वन रैंक वन पेंशन, क्या इसके साथ कॉम्प्लिकेशंस है। अब थोड़ा मूव किया जाए कि अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो पिटीशन मूव की गई है ये किस मामले को टच करती है। जो पिटिशनर्स हैं उन्होंने कंटेंट किया कि जो प्रिंसिपल है वन रैंक वन पेंशन का, इसको अभी भी ये जो 7 नवंबर 2015 का नोटिफिकेशन है वो प्रॉपरली वन रैंक वन पेंशन को अप्लाई नहीं करता दिखाई देता। अभी भी उनके हिसाब से जो पिटिशनर्स हैं, क्रिटिक्स हैं, ये वन रैंक मल्टीपल पेंशंस का कॉन्सेप्ट ही सजेस्ट करता है, चाहे आपकी सेम रैंक हो, सेम लेंथ ऑफ सर्विस हो। जो पिटिशनर्स हैं उन्होंने कहा कि जो 7 नवंबर 2015 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन है उसने जो इनिशियल डेफिनेशन हुआ करती थी वन रैंक वन पेंशन की उसको ही चेंज कर दिया, क्योंकि इनिशियल डेफिनेशन के हिसाब से जब भी कोई पे कमीशन आएगी तो ऑटोमेटिकली जो पुराने रिटायरीज हैं उनको उसका बेनिफिट दिया जाएगा। लेकिन 2015 7 नवंबर का जो नोटिफिकेशन है या करंट फॉर्मेट जो OROP है वन रैंक वन पेंशन, उसके हिसाब से कोई भी पे कमीशन आती है उसका ऑटोमेटिक बेनिफिट नहीं जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट अपने हिसाब से पीरियोडिक इंटरवल्स पे इसको रिवाइज करेगी और उसका बेनिफिट ट्रांसफर करेगी। तो पिटिशनर्स का यह कहना है कि आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी एंड आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है, आर्बिट्रेरी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जो डिमांड रही वन रैंक वन पेंशन की, सबसे पहले पार्लियामेंट ने 2010-2011 में इसको स्क्रूटनाइज किया और अपनी रिपोर्ट दिसंबर 2011 में राज्यसभा कमेटी ऑन पिटिशनर्स, जिसको कोश्यारी कमेटी भी कहा जाता है, उन्होंने रेकमेंड किया कि इंडिया में भी हमारे डिफेंस पर्सनल के लिए, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट रोल है, नेशनल सिक्योरिटी है, डिफिकल्ट जॉब है और सबसे इंपॉर्टेंट नेशन को सिक्योर रखना, नेशन बिल्डिंग को इंश्योर करना, ये सभी चीजें हमारी आर्म फोर्स पर्सनल करते हैं, तो उनको वन रैंक वन पेंशन दी ही जानी चाहिए। इसके अलावा जो कोश्यारी कमेटी रही, ये पैनल रहा, उन्होंने वन रैंक वन पेंशन को डिफाइन किया कि एक ऐसी यूनिफॉर्म पेंशन जो सभी आर्म फोर्सेस पर्सन को दी जाए। अगर आप सेम रैंक पे रिटायर हो रहे हैं, सेम लेंथ ऑफ सर्विस आपकी रही है, तो किस डेट पे आप रिटायर हो रहे हैं, किस साल में आप रिटायर हो रहे हैं, किस डिकेड में आप रिटायर हो रहे हैं, वो मैटर नहीं करेगा, सभी को सेम पेंशन ही दी जाएगी। फिर फरवरी 2014 में यूपीए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि ये जो रिकमेंडेशन रही 2011-2012 की, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं और हम वन रैंक वन पेंशन को इन प्रिंसिपल लागू करना शुरू करेंगे और इसको हम प्रोस्पेक्टिवली 2014-15 से लागू करना शुरू कर देंगे। फिर दिसंबर 2014 में नई गवर्नमेंट, एनडीए गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में एक रिप्लाई में इस पूरे प्रिंसिपल को रीइटरेट किया, रीअफर्म किया कि हम वन रैंक वन पेंशन को ऑटोमेटिक रिवीजन के प्रिंसिपल, इन प्रिंसिपल सजेशन के साथ इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। कोर्ट ने इस बात को कहा कि पिटिशनर्स ने ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है कि किस तरीके से शुरुआत में कमेटी बनी 2010-11 में, फिर कोश्यारी कमेटी की रिकमेंडेशंस आई, फिर 2014 में फरवरी में यूपीए गवर्नमेंट ने कहा, फिर दिसंबर 2014 में एनडीए गवर्नमेंट ने भी कहा कि वन रैंक वन पेंशन लागू होनी ही चाहिए। इस वजह से हमेशा से शुरुआत से कॉन्सेप्ट रहा है एक ऑटोमेटिक रिवीजन का, ना कि पीरियोडिक रिवीजन का। पिटिशनर्स ने कहा कि जो गवर्नमेंट का लेटर है, नोटिफिकेशन है नवंबर 7, 2015, उसमें ओआरओपी की डेफिनेशन को रिवाइज करते हुए ऑटोमेटिक रिवीजन के बजाय अब पीरियोडिक इंटरवल्स वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है, डाल दिया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या कहा होगा? जो कोर्ट की रूलिंग है, बड़ी लैंडमार्क रूलिंग है। उन्होंने कहा कि हम पिटिशनर्स की या जिन्होंने रिट पिटिशन फाइल की है या क्रिटिक्स हैं, उनके आर्गुमेंट से अग्री नहीं करते। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि जो गवर्नमेंट की 2015 की पॉलिसी है वो किसी भी तरीके से जो ओरिजिनल डिसीजन रहा वन रैंक वन पेंशन को इंप्लीमेंट करने का, उसको कॉन्ट्राडिक्ट करती हुई नजर नहीं आती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह भी कहा कि जो डिसीजन है
वन रैंक वन पेंशन को इंप्लीमेंट करने का ये इन प्रिंसिपल ले लिया गया, लेकिन क्या इसकी मोडालिटीज होंगी, कैसे इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, ऑटोमेटिक होगा या पीरियोडिक रिव्यू होगा, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या एग्जीक्यूटिव का डिसीजन होगा कि वो कितना फाइनेंशियली उसको सस्टेनेबल कर सकते हैं। कोर्ट इस बात को फोर्स नहीं कर सकता एक ऐसी मेथोडोलॉजी को जो हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, क्योंकि बजट हमारे टाइट हैं, फंड्स हमारे पास कम हैं, तो ऐसा नहीं कि हम फोर्सफुली किसी भी गवर्नमेंट को फोर्स करें एक ऐसे मेथड, ऐसे सॉल्यूशन की तरफ जो इकोनॉमिकली सस्टेनेबल ही ना हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो कोश्यारी कमेटी रिपोर्ट रही 2012 की, ये एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी सजेस्ट करती है कि किस तरीके से 1950 से 73 फिर 86 के डिफरेंट रिव्यूज हुए, डिफरेंट कमिटीज बनी, लेकिन इस सारी हिस्ट्री को आप एक गवर्नमेंट की पॉलिसी स्टेटमेंट के तौर पे भी आप नहीं पढ़ सकते। उस वक्त जो गवर्नमेंट के व्यू थे, उन्होंने अपने व्यूज दिए, चीजें चेंज होती हैं, गवर्नमेंट चेंज होते हैं, सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं, तो उसके बाद गवर्नमेंट को पूरा राइट है कि चेंज सर्कमस्टांसेस के हिसाब से जो बेस्ट बैलेंस है, बेस्ट सोल्यूशन है, बेस्ट फिट है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस के जो लेजिटिमेट कंसर्न्स है उनको भी हम एड्रेस करें, साथ ही साथ वो फाइनेंशियली सस्टेनेबल हो, ऐसा मॉडल हम लागू करें। इसके लिए कोई भी गवर्नमेंट पूरी तरह फ्री होनी ही चाहिए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि हमें तो नहीं लगता कि ये जो 7 नवंबर 2015 का नोटिफिकेशन है वन रैंक वन पेंशन का किसी भी तरीके से आर्बिट्रेरी है या फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फाइनली कहा कि हमें इस पूरे डिसीजन या रोल आउट या नोटिफिकेशन ऑफ नवंबर 2015 में किसी तरह का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फॉर्मिटी दिखाई नहीं देती। दोस्तों, बड़ा ही सेंसिटिव इशू है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे इश्यूज को डील करने के समय आपको अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को यूज करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार होता है, हो सकता है आपका मन हो कि ऑटोमेटिक रिवीजन ही अलाउ करना चाहिए, क्योंकि हमारी डिफेंस फोर्सेस सबसे मुश्किल टास्क परफॉर्म करते हैं अपनी लाइफ को, चाहे हमारे बॉर्डर्स हो, लाइन ऑफ कंट्रोल हो, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो, बैटलफील्ड्स हो, डिफिकल्ट एरिया सच एज सियाचिन हो, लेह लद्दाख हो, अरुणाचल हो, इवन अदरवाइज। और अलग अलग टाइम पे हम देखते हैं छोटे मोटे टेररिस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स हो, उसमें बहुत सारे डिफेंस फोर्सेस पर्सन की लाइफ भी चली जाती हैं। उसको हमें बैलेंस लेकिन करना होगा कि हमारी पॉकेट कितना अलाउ कर सकती है। हम अगर ऐसा सोल्यूशन सजेस्ट करने की कोशिश करें जो हमारी पॉकेट अलाउ नहीं कर पाए, सस्टेन नहीं कर पाए, सर्वाइव नहीं कर पाए, तो ऐसे ख्याली पुलाव पकाना भी मुझे लगता है बिल्कुल अप्रोप्रिएट नहीं होगा। पर्सनली आई थिंक जो 2015 नवंबर 7 का नोटिफिकेशन है बहुत बैलेंस नोटिफिकेशन है, जो लेजिटिमेट कंसर्न रहे कि क्योंकि पहले लोग रिटायर हो जाते हैं, उनको सब्सिक्वेंट कमीशंस या पेंशन या लास्ट ड्रॉन सैलरी का फायदा नहीं मिलता, उसको काफी हद तक उसमें एड्रेस कर दिया गया है। ऑटोमेटिक रिवीजन्स कर पाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा फंड्स की जरूरत पड़ेगी, बजट्स बहुत कंस्ट्रेंड होते हैं। अगर आप सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या डिफेंस फोर्सेस को ही ज्यादा बजट एलोकेट करने लग जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको उस बजट को दूसरे सेक्टर से काटना पड़ेगा। हो सकता है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर से कट करना पड़े, एजुकेशन से कट करना पड़े, नरेगा से कट करना पड़े, हेल्थ केयर से कट करना पड़े, पावर से कट करना पड़े, या किसी और पर्टिकुलर सेक्टर से कट करना पड़े, या जो आपके सोशल स्कीम्स हैं उनसे कट करना पड़े। आपकी एक पॉकेट है, आप जितना लिमिटेड अमाउंट है, लिमिटेड बजट है, उसी में तो आप खर्च कर पाएंगे। सो दैट इज व्हाट दिस वन रैंक वन पेंशन कंट्रोवर्सी इशू हैज बीन। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।